हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बच्चों लेसन नंबर 21 क्लास 11th का बिल्कुल लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज द ईयर। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आईज हैं वो एक सेंसरी ऑर्गन है। हमने आई के स्ट्रक्चर और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम ईयर का स्ट्रक्चर और ईयर के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ईयर की हेल्प से हम किस तरीके से सुन सकते हैं। आप सबको ये तो पता है कि ईयर का हमारे शरीर में काम होता है हियरिंग यानी कि सुनना। इसके अलावा ईयर का हमारे शरीर में एक और काम होता है, वो है हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना, कि मतलब हमारा संतुलन बना के रखना। ईयर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर को भी फिर हम 3 भागों में बांट देते हैं, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और थर्ड पार्ट इसमें आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो पिन्ना जो है हमारे ईयर का सबसे बाहर वाला पोर्शन है जिसमें हम जनरली इयररिंग्स पहनते हैं। इसका काम होता है कि जब भी हमारे आसपास कोई साउंड पैदा होती है तो उस साउंड की वजह से जो उसके आसपास एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं। तो ये उन वाइब्रेशंस को कलेक्ट कर लेता है और उन वाइब्रेशंस को कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल को दे देता है। जहां ये ऑडिटरी कैनाल खत्म होती है वहां पर एक पर्दा होता है जिसे हम कान का पर्दा या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं। तो उन वाइब्रेशंस की वजह से ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये भी वाइब्रेट करने लग जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि पिन्ना से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक हमारा एक्सटर्नल ईयर था। अब उसके बाद बात आती है मिडल ईयर की। इसके अलावा हमारे पिन्ना में आपने देखा होगा बहुत ही छोटे छोटे बाल या वैक्स ग्लैंड्स भी होते हैं, जो धूल मिट्टी अगर साउंड के साथ आ जाती है तो उसको वहीं पे रोक लेते हैं ताकि अंदर वो ना जाए। इसके अलावा जो हमारा कान का पर्दा यानी कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, अगर आप इसको बाहर से देखो तो इसके अंदर स्किन है, लेकिन अगर अंदर से देखो तो इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि कई बार बड़े लोग आपको ऐसे भी कहते होंगे कि कान को साफ करने के लिए चाबी या सुई जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये हमारा ईयर ड्रम है ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डेलिकेट है, तो उस तरह की नुकीली चीजों से ये टूट सकता है, फट सकता है। उसके बाद बच्चों बात आती है मिडल ईयर की। मिडल ईयर में हमारी 3 ऑसिकल्स यानी कि 3 ईयर की बोन्स आती हैं। हमने बोन्स एंड लोकोमोशन वाले लेसन में ये बात पढ़ी भी थी कि ईयर की जो बोन है वो सबसे छोटी बोन होती है। तो ईयर में 3 बोन्स होती हैं, मेलियस जो आपको यहाँ दिखाई गई है, देन इंकस एंड देन स्टेपस। इन तीनों में से जो स्टेपस है वो सबसे छोटी बोन है, बट ये तीनों बोन्स मिलकर ईयर ऑसिकल्स कहलाती हैं और ये हमारे ईयर का बिल्कुल मिडल पार्ट है। ये तीनों एक दूसरे के साथ लड़ी की तरह, चेन की तरह जुड़ी होती हैं। जो मेलियस है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की साइड होता है और जो स्टेप्स है वो कोक्लिया की ओवल विंडो की साइड होता है। तो ये जो तीनों ऑसिकल्स हैं ये क्या करती हैं, ताकि जो साउंड वेव्स हैं बहुत अच्छे से हमारे एक्सटर्नल से इनर ईयर तक पहुंच जाएं, ये उस बात का ध्यान रखती हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों हमारे इंटरनल ईयर की। इंटरनल ईयर में अगर आपको मोटे तौर पे बताया जाए तो सिर्फ 2 ही भाग हैं, कोक्लिया एंड यूस्टैचियन ट्यूब। बट इसके अलावा इसमें लैबिरिंथ भी होते हैं जो इंटरनली प्रेजेंट है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो जो ये हमारे यूस्टैचियन ट्यूब है ये हमारे मिडिल ईयर को फेरिंग्स यानी कि हमारे गले के साथ जोड़ती है और इसका ये काम होता है कि हमारे ईयर ड्रम की जो 2 साइड्स है, लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ जो प्रेशर है वो बराबर रहे ताकि हमारा जो संतुलन है वो बना रहे। इसके बाद आता है कि जो हमारा इनर ईयर है, इनर ईयर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, पानी भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं लैबिरिंथ। और ये जो हमारा फ्लूइड भरा हुआ इनर ईयर है इसके भी 2 भाग होते हैं। इसमें एक भाग को हम बोलते हैं बोनी लैबिरिंथ यानी कि जो हड्डी का बना हुआ है, और एक होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ यानी कि जो मेम्ब्रेन का बना हुआ है। तो बोनी लैबिरिंथ में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ प्रेजेंट होता है और इनके आसपास एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। मतलब आप ये कह सकते हो कि बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस है और बोनी के अंदर जो फ्लूइड है उसको पेरिलिम्फ बोलते हैं और मेम्ब्रेन वाले के अंदर जो फ्लूइड है उसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। तो लैबिरिंथ ही जब इस तरह से क्वाइल हो जाता है तो उसके क्वाइल्ड पोर्शन को हम कोक्लिया बोल देते हैं। जो कोक्लिया को बनाने वाली 2 मेम्ब्रेन होती हैं, रेजनर एंड बेसिलर।
वो क्या करती हैं, जो मेम्ब्रेन लेबिरिंथ के आसपास जो पेरिलिम्फ था, ये उस पेरिलिम्फ को या बोनी लेबिरिंथ को दो पार्ट में बांट देती है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई। और इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है दैट इज नोन एज स्केला मीडिया। इस स्केला मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ भरा रहता है। तो कोक्लिया के बेस पे जो ये स्केला वेस्टिबुलाई है ये ओवल विंडो पे जाके अटैच हो जाती है, और जो स्केला टिम्पेनाई है वो राउंड विंडो पे जाके अटैच हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो स्केला टिम्पेनाई है ये मिडल ईयर के साथ कनेक्टेड, और ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है ये ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया के साथ अटैच होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक होती है रेजनर मेम्ब्रेन और एक होती है बेसिलर मेम्ब्रेन। तो रेजनर मेम्ब्रेन ने जो बनाया वो है स्केला वेस्टिबुलाई, और नीचे की तरफ जो है दैट इज स्केला टिम्पेनाई। इन दोनों के बीच में जो खाली जगह दैट इज स्केला मीडिया। इसके अलावा एक इसमें होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई एक स्ट्रक्चर है जो इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाया जाता है। इसमें कुछ हेयर सेल्स होते हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करते हैं, मतलब जो सुनने की संवेदना उत्पन्न करते हैं, मतलब जो सुनने के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। और ये जो हेयर सेल्स हैं ये जनरली ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे प्रोसेसेस वगैरह भी इसमें से निकले होते हैं। इन्हीं हेयर सेल से ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इनमें वेस्टिब्यूलर एपरेटस भी होता है। वेस्टिब्यूलर एपरेटस में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और ओटोलिथ होता है, और ये सारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं एक दूसरे से राइट एंगल पे प्रेजेंट है। मतलब अगर एक ऐसे है तो एक इधर होगी और एक इधर होगी, और ये सारी कैनाल्स जो हैं बेरिलिम्फ के अंदर सस्पेंडेड होती हैं, और इनका जो बेस है वो थोड़ा सा स्वेलिंग में होता है, सूजा हुआ होता है, उसे बोलते हैं एम्प्यूला। और इसके अलावा आप ये याद रख सकते हो कि इन्हीं के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टा एंड मैक्यूला। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो वेस्टिब्यूलर एपरेटस में पाई जाती हैं, जो हमारी बॉडी में बैलेंस को बना के रखती हैं। तो अगर आपसे जनरली कोई क्वेश्चन पूछता है या एमसीक्यू में या 1 मार्क में आता है कि विच पार्ट ऑफ इनर ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, कि कौन सा इनर ईयर का भाग है जो हमारे शरीर में संतुलन बना के रख रहा है, तो वो है क्रिस्टा एंड मैक्यूला। तो अगर बच्चों आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं याद हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप बेसिकली यहाँ पे स्ट्रैचियन ट्यूब और कोक्लिया तक याद रख सकते हैं कि कोक्लिया क्या है, ईयर ड्रम क्या है। और लेबिरिंथ में आप सिर्फ ये डायग्राम भी अगर देख लोगे तो बहुत है, आप डायग्राम के अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में कवर हो जाती हैं। तो जिस तरीके से हमने आई में देखा था कि हम देख किस पाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आता है कि हम सुन कैसे पाते हैं, मतलब हमारा सुनने का मैकेनिज्म क्या है। तो इसमें भी क्या है कि जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है पिन्ना, वो हमारे आसपास जितनी भी साउंड वेव्स हैं उनको रिसीव करेगा, क्योंकि साउंड वेव्स की वजह से हमारे आसपास जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। फिर वो वाइब्रेशन पिन्ना से होती हुई ऑडिटरी कैनाल और वहां से ईयर ड्रम पे आएंगी। जैसे ही हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो ईयर ड्रम से होती हुई वो वाइब्रेशन हमारी बोन्स में यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेप्स में चली जाएगी। फिर वो हमारी बोन्स वाइब्रेट करेंगी और वो अपनी वाइब्रेशंस को कोक्लिया के ओवल विंडो में दे देगी। उसकी वजह से जो उसके अंदर लिम्फ था, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, उसके अंदर कंपन पैदा होगी, वेव्स जनरेट होंगी। उन वेव्स की वजह से जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, जो हमने लास्ट फिगर में देखा था, उसमें रिपल्स यानी कि उसमें मूवमेंट आ जाएगी। उस मूवमेंट की वजह से उसके साथ जो हेयर सेल्स प्रेजेंट थे वो हिलने लग जाएंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलने लग जाएगी। इसकी वजह से उसके अंदर एक नर्व इम्पल्स यानी कि एक संदेश बन जाएगा। फिर उस संदेश को जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो ऑडिटरी नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन के उस एरिया में ले जाएंगे जहां पर उसका विश्लेषण किया जाएगा। वहां पर हमारा ब्रेन उन मैसेज को एनालाइज करेगा और हमें पता लग जाएगा कि जो साउंड हमने सुनी है वो किसकी है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो।